Hey students, welcome back to my channel. My name is Bhavna and today we will study about Ohm's law. So, Ohm's law is a statement that is given by the scientist Ohm. तो क्या है ये statement? Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor at a constant temperature. क्या लिखा है ये? इसका मतलब है कि एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो करंट डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने उसके एंड्स के ऊपर लगाया हुआ है. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और ये बैटरी समथिंग लाइक 5 वोल्ट की है. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने ये सीखा था कि बैटरी किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. तो इस बैटरी की वजह से इस कंडक्टर में एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी करंट बन रहा है, अगर मैं बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अब 10 वोल्टेज की बैटरी ले ली, तो करंट भी क्या हो जाएगा? बैटरी का वोल्टेज डबल तो करंट भी डबल हो जाएगा, बिकॉज दिस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. मतलब ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसे घटाएंगे तो ये घटेगा. यही होता है ना डायरेक्टली का रिलेशनशिप. तो लेकिन इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर देंगे तो फिर ये लो वैलिड नहीं होगा. वहाँ पर फिर करंट जो है वो डायरेक्टली वोल्टेज के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा. तो देखिए अब इसको फॉर्मुलेट करते हैं. आई अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो इसमें एक कांस्टेंट दैट इंट्रोड्यूस्ड इज 1/r एंड दिस इज v. ये r क्या है? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब एक रुकावट. रुकावट किसके फ्लो में? अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो ये फॉर्मुलेशन कैसे हुआ? r यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. आई आर इज इक्वल टू वी. उल्टा करके लिखते हैं इसको, v इज इक्वल्स टू आई आर. सो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द Ohm's law. दिस इज अ स्टेटमेंट. फाइनल आउटपुट ऑफ दिस Ohm's law, v इज इक्वल्स टू आई आर. यहाँ पे v की क्या यूनिट्स है? वोल्ट्स, i करंट एंड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ ओम. अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होती है एक तरह की रुकावट. रुकावट अब किसके फ्लो में? कौन सा चीज़ है जो फ्लो कर रही है? करंट. करंट फ्लो हो रहा है, आई मीन करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर जो कि बैटरी से कनेक्टेड है. और करंट भी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से. तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कौन रुकावट क्रिएट कर रहा है? खुद कंडक्टर ही उसके फ्लो में एक ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. हमें ऐसा लगता है कि हमने बस ये पढ़ लिया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाना है तो बहुत ही स्मूथ पाथ होगा उसका. नो, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्मूथ पाथ नहीं होता. इस कंडक्टर के, ये कंडक्टर किससे बना है? मेटल से. अब मेटल के अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है यहाँ पर. तो एटम्स के जो ये जो यहाँ पर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से मूव करेगा, कभी इस पार्टिकल से टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा. तो ये बिल्कुल स्मूथली यहाँ तक नहीं पहुँचने वाला. इस प्रोसेस में बहुत सारी कोलिजन्स होगी और फिर जाकर उसका फ्लो होगा. एक बड़ा होगा ना अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक, या फिर आप उसको पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि घिस घिस कर चलना, रुक रुक कर चलना. तो यहाँ पर वही चीज़ होती है. इलेक्ट्रॉन जो है उसके फ्लो में बहुत सारी ऑपोजिशन ऑफर करता है कंडक्टर. तो इस ऑपोजिशन को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्मूथ, इट्स नॉट फ्री. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? It is an opposition offered by the conductor in the flow of the electron या फिर charge that is flowing. So how do we measure this resistance? क्या यूनिट्स होती है इसकी, ये समझ लेते हैं. तो रेजिस्टेंट की यूनिट्स होती हैं ओम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल ओमेगा.
जैसे कोई बल्ब है तो उसका रेजिस्टर 2 ओम है, ऐसा 4 ओम है, इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं। अब देखिए, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पास कोई चार्जर है और आपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए रख दिया 1 घंटे तक, तो वो चार्जर जो है वो गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर भी जो करंट बन रहा है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी कोलिजन्स हो रही है उन पार्टिकल्स के साथ। अब का जो इलेक्ट्रॉन शुरू में चला था, जिसके पास एक इनफ काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल में क्या है भी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली मूव करेगा। अब इसके पास जो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे ही ये इस मॉलिक्यूल से टकराया, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो गई। फिर कहीं पर इसने गेन की, फिर कहीं कम हो गई, फिर कहीं गेन हुई, फिर कहीं कम हुई। तो इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो बहुत सारी जो इसकी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तभी जो चार्जर था वो कैसा हो जाता है, वो वार्म हो जाता है। तो ये रीज़न है। देखिए, अब हम समझते हैं इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, मतलब वी आई के ग्राफ को। तो ग्राफ का ये है y एक्सिस और ये है आपके ग्राफ का x एक्सिस। y एक्सिस पर हमने प्लॉट किया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स होंगी वॉल्ट्स, और ग्राफ के x एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया करंट को, और करंट की यूनिट्स होगी एम्पियर। तो अब इसके कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू ले ली 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। और करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो हम क्या नोटिस करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है जिसको मैंने पहले 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, और मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ कि उसमें 1 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ। तो इसका पॉइंट ये हो गया। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 2 दिया था, अब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, तो 4 हो गया। देन व्हाट आई ऑब्जर्व कि इसका करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर, क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा ना कि दिस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, ओम्स लॉ। तो अगर हम इसको 3 गुना कर देते हैं तो 3 एम्पियर, 4 गुना कर देते हैं तो 8 एम्पियर। इस तरीके से ये पॉइंट्स मुझे ऑब्टेन हुए 5 ऐसे। तो अगर हम इन सभी लाइंस को, इन सभी डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। ये उतनी स्ट्रेट नहीं है, बट ऑन अ ग्राफ यू विल गेट अ प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, होता है ना लीनियर कर्व, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, एलिवेटेड है, मतलब कुछ उठी हुई है, इससे कुछ एंगल बना रही है। तो हम ये स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी दैट विल बी द स्लोप, ये एंगल थीटा। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये जो अब हमें ग्राफ ऑब्टेन हुआ है, अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये देखिए, ये क्या है, दिस रीजन, दिस इज अ ट्रायंगल फॉर्म, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो अगर मुझे ये निकालना है तो p बाय b करना होगा। अब p बाय b मीन्स फाइनल वैल्यू ऑफ दिस ऑन द y एक्सिस। हम इस p को किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज लाइक y एक्सिस या y, और हम b की वैल्यू जो है वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो y बाय x विल बी द स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, 10 माइनस ये पॉइंट क्या है 2, एंड दिस पॉइंट इज 4 माइनस 1, so this is 8/3। अब ये 8/3 जो आया है, ये 8/3 एक्चुअल में क्या है, ये 8/3 है रेजिस्टेंस। कैसे है ये रेजिस्टेंस, देखिए ये जो आपने लिया ये इस के रिस्पेक्ट में लिया, मतलब आपने यहाँ पे y की वैल्यू ली। y है क्या, y क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर रही हूँ किससे, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने यहाँ करंट लिया था बेस में, तो दिस इज वी आई। और अभी हमने ओम्स लॉ से क्या सीखा था कि v इज इक्वल्स टू आई आर,
ऐसे ही था ना ओम्स लॉ। तो V by R क्या है? V by I is what? It is R. So the slope of the VI curve or VI graph gives us the value of the resistance. और आपको ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट थीटा का हम एंगल लेंगे, दिस शुड ऑलवेज बी टेकन इन द पॉजिटिव ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि अगर कोई ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ जाता है तो हमें उसे कैसे टैकल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।